हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच एल गुप्ता। मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ CMA फाइनल SFM दिसंबर 2023 का स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसमें आपको पेपर 14 है SFM स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिलेबस 2022, सिलेबस 2022 का, फुल मार्क्स 100 मार्क्स की है। टाइम उसकी कितनी है, 3 आवर्स का कंप्लीट करना है। और ये सारी इंफॉर्मेशन है। 130 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQ है, 15 क्वेश्चन है, जिसमें आपका ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और 2 to 8 सेक्शन बी आपका क्या है, कंटेंट्स क्वेश्चंस 2 to 8 ऑफ 14 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन आपका कितनी है, 14 मार्क्स की है, 2 to 8। ठीक है। All sections are compulsory. Each section contains instruction regarding the number of questions to be answered within the section. आपको वर्किंग नोट दिखानी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो आपको ऑलरेडी जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखिएगा। अ प्रोजेक्ट ऑफ रॉबिन लिमिटेड हैज ए नेट प्रेजेंट वैल्यू, बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू। बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू इसका होता है, एक बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू 1,50,000 है। दिस प्रोजेक्ट हैज वन फाइनेंशियल साइड इफेक्ट। इट एक्सपेक्टेड द फॉर्म बोरिंग पावर ₹5 लाख। बोरिंग रेट आपको कितना है, 5 लाख है। द प्रोजेक्ट हैज लास्टेड indefinitely to, so it is treated as a supporting perpetual debt. If the borrowing rate is 10% and the net tax shield 35%, net tax shield 35%, एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब आपका एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने कंसेप्ट में आप लोगों को बताया होगा। एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू इसका होता है बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट माइनस इशू कॉस्ट। तो यहां पे बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास है ₹1,50,000। 1,50,000 बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ₹1,50,000। डेप्ट कितनी है, ₹5 लाख है। इंटरेस्ट रेट कितनी है, इंटरेस्ट रेट यहां पे दिया हुआ है 10% है। टैक्स रेट कितनी है, टैक्स रेट 35%। टाइम आपको कितनी है, परपेचुटी का मतलब इन्फिनिटी पीरियड। परपेचुटी का मतलब इन्फिनिटी पीरियड। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू तो दिया हुआ है यहाँ पे। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले इंटरेस्ट निकालेंगे आप। इंटरेस्ट 10% ऑफ ₹5 लाख, तो कितना हो जाएगा आपको, इंटरेस्ट 10% ऑफ 5 लाख, ये कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट आपको 50,000। टैक्स सेविंग 35% ऑफ ₹50,000, 35%। तो 50,000 का 35% ऑफ 0.35, तो आपको हो जाएगा 12,250। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग कितना हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, टैक्स सेविंग डिवाइडेड बाय रेट। तो आपको 12,250 है, 10% रेट है, तो ये हो जाएगा
1,22,500, 1,22,500। अब आपको एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 1,22,500। आई थिंक यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है क्या, 50,000 35%, 50,000 का 0.35, ये 17,500 है यहाँ पे। $17,500 यहाँ पे इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग, टैक्स सेविंग $17,500 और यहाँ पे 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा 1,75,000। अब आते हैं एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा। एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको दी हुई है ऑलरेडी, बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है 1,50,000 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट ₹1,75,000। ये टोटल कितना हो जाएगा 3,25,000। ये 3,25,000 बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा, एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो 3,25,000 ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन देखिए। एबॉन लिमिटेड अर्निंग पर शेयर ईपीएस ₹15, यहाँ पे ईपीएस ₹15 है। ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग 5%, ग्रोथ रेट 5% है, 5%। द अर्निंग ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू स्टे एट द लेवल इन द नियर फ्यूचर इफ इट्स पे आउट रेशियो इज 50%। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी है आपका, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका कितनी है यहाँ पे 50% है, 50%। एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास कितनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब के ई लिया जाएगा, दैट इक्वल टू 15%, 15%। व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर के बाद मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर क्या होगा। तो देखिएगा 3 ईयर के बाद मार्केट प्राइस आपको P3 हो जाता है, तो P3 के लिए D4 हो जाएगा, D4 KE माइनस G हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा, ग्रोथ रेट आपका 5% है, ग्रोथ रेट 5% है, तो EPS आफ्टर 4 ईयर दैट इक्वल टू EPS 4 ईयर के बाद 15 है, 1 प्लस 0.05 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 1.05 234 इंटू 15, ये हो जाएगा 18.23। डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 50% है, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपकी 50% है, तो D4 कितना हो जाएगा 50% ऑफ 18.23 इंटू 0.5, तो 9.12, ये आपका D4 हो जाएगा, D4 9.12 हो जाएगा, 9.12, D4 9.12 हो जाएगा, 116 लिखिए या 9.116 हो जाएगा। अब इस तरह हम क्या कर सकते हैं, P3 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए EPS आफ्टर 4 ईयर ₹15, 1 प्लस 0.05 की पावर 4
रुपीज 18.2325 डिविडेंड पर शेयर आफ्टर 4 ईयर 50% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, तो 50% ऑफ रुपीज 18.2325 9.116 P3 D4 के माइनस जी, ये आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। 9.116 0.15 0.05 ये 91.16 आपका आंसर हो जाएगा। 91.16, तो यहाँ पे बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो 16% एंड द वेरिएंस ऑफ रिटर्न इक्वल टू दिस वेरिएंस। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका 16% है और स्टैंडर्ड डेविएशन का एक स्क्वायर 285% है। इन्वेस्टर टॉलरेंस इज 60, इन्वेस्टर टॉलरेंस इज 60, द रिस्क पेनल्टी टॉलरेंस इन्वेस्टर्स, इफ द इन्वेस्टर टॉलरेंस इज 60, इन्वेस्टर का टॉलरेंस कितने 60 है, तो रिस्क पेनल्टी क्या होगा। तो देखिएगा आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आपका न्यू स्टडी मटेरियल पेज नंबर 388 में रिस्क पेनल्टी का फॉर्मूला दिया हुआ है, रिस्क स्क्वायर डिवाइडेड बाई रिस्क टॉलरेंस, रिस्क टॉलरेंस। तो रिस्क पेनल्टी इक्वल टू रिस्क स्क्वायर डिवाइडेड बाई रिस्क टॉलरेंस। तो रिस्क का स्क्वायर का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो भी होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 285%, और रिस्क टॉलरेंस आपको दिया हुआ है, रिस्क टॉलरेंस कितनी दी हुई है, रिस्क टॉलरेंस दिया हुआ है 60। तो रिस्क पेनाल्टी कितना हो जाएगा 285% डिवाइडेड बाई 60, 285 डिवाइड 60 4.75 285 डिवाइडेड बाई 60, 285 डिवाइडेड बाई 60, तो 4.75, यहाँ पे 4.75, ये वाली आपका आंसर हो जाएगा 4.75। ठीक है, तो 4.75 आपका आंसर हो जाएगा। रिस्क टॉलरेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, ये आपकी पोर्टफोलियो का क्वेश्चन था, पोर्टफोलियो का। और ये क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ यूनिट्स, व्हाट विल बी द नेट एसेट्स वैल्यू, म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, ये म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है। उन्होंने कहा द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स वर रिलेटेड टू द म्यूचुअल फंड स्कीम सेक्टर IT एंड ITS इंफ्रास्ट्रक्चर। 28 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है और 15 लाख का यहाँ पे है। इंडेक्स ऑन परचेज डेट का ये था, और इंडेक्स ऑन वैल्यूएशन डेट का ये था इंडेक्स पॉइंट। अब आपको द आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है 100 इतना, तो ये लाख्स में डाटा है। नेट एसेट्स वैल्यू, तो नेट एसेट्स वैल्यू क्या होगा, नेट एसेट्स वैल्यू ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स। तो वैल्यू ऑफ एसेट्स आपका 28 लाख का था, 28 लाख, तो 28 लाख का वैल्यू था, जबकि जब आपने परचेज किया था तो 1750 वैल्यू था।
जब आपने वैल्यूएशन किया तो 2950 की वैल्यूएशन हो गई। फिर 15 लाख का जब आप परचेज किया था तो 1375 था, और यहाँ पे कितना 2475 हो गया, और होल डिवाइडेड बाई 1.25 लाख, तो ये आपकी वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वैल्यू हो जाएगा। तो नेट एसेट वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट एसेट्स वैल्यू, मैंने वैल्यू ऑफ एसेट्स होल डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ एसेट्स होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स। तो वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना था आपके पास 28 इंटू 2950 डिवाइडेड बाई 1750 प्लस 15 इंटू 2475 1375 होल डिवाइडेड बाई 1.25। अब आप देखिए यहाँ पे 28 इंटू 2950 डिवाइड 1750, ये हो गया 15 इंटू 2475 डिवाइड 1375 डिवाइड 1.25 21 पॉइंट, यहाँ पे 28 इंटू 2950 डिवाइड 1750 47.2, 15 इंटू 2475 डिवाइड 1375 27 होल डिवाइडेड बाई 1.25 प्लस 47.2 74. 59.36, तो ये 59.36 हो जाएगा, 59.36 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा कि देखिए इफ द डायरेक्टर ऑफ कॉम्पिटिक लिमिटेड हु हैज assessed inside information is unable to use this information to make super normal profit is given this। अब सुनिएगा, आपके पास इफिशिएंट मार्केट क्या होता है। इफिशिएंट मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको काम नहीं करेगा और आप सुपर प्रॉफिट नहीं ले सकते, उसको इफिशिएंट मार्केट कहा जाता है। इनइफिशिएंट मार्केट किसे कहते हैं, जो आपको इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो इफिशिएंट मार्केट में 3 टाइप का इफिशिएंसी मार्केट हाइपोथेसिस होता है, 3 टाइप का। एक आपका क्या होता है, देखिए 3 टाइप का होता है। वीक फॉर्म होता है, एक सेमी स्ट्रॉन्ग होता है, सेमी स्ट्रॉन्ग, और एक स्ट्रॉन्ग होता है। ये क्या करता है, वीक फॉर्म क्या करता है कि पास्ट के डाटा को यूज करके हम फ्यूचर की मार्केट के बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब सुनिए कैसे पास्ट के डाटा को यूज करके फ्यूचर की मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसको देखिए, मैंने एक शेयर लिया, यहाँ पे थोड़ा सा गिरा, फिर आप ऐसे इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर आप ऐसे इंक्रीज किया, फिर आपने थोड़ा सा गिरा, फिर आप ऐसे इंक्रीज किया। इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको गिरेगा
उसके बाद आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या कर सकता है, आपका मार्केट प्राइस इंक्रीज करेगा, फायदा कमा सकते हैं। और यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं वीक फॉर्म। पास्ट के डाटा को देखते हुए हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये क्या होता है, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। पास्ट की डाटा को कोई काम नहीं करता, पास्ट की डाटा सबके पास है, सब कोई सुपर प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन पास्ट के डाटा को यूटिलाइज करके हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल इंफॉर्मेशन को यूज करके, पास्ट के डाटा को एनालाइज करके, फंडामेंटल एनालिसिस को यूज करके प्रॉफिट कमा सकते, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म का इंटरनल मैनेजमेंट को, इंटरनल डाटा को भी यूटिलाइज करके आप सुपर प्रॉफिट नहीं कमा सकते, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर है, डायरेक्टर आपको सुपर प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है इंटरनल इंफॉर्मेशन को यूज करके, अनेबल टू यूज द इंफॉर्मेशन टू मेक द सुपर प्रॉफिट। तो कौन सा है, वो आपका स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, वो आपका कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। तो आपका सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट होगा, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट होगा। यहाँ पे टेक्निकल डाटा को यूज करके सुपर प्रॉफिट कमा सकते हैं, वीक फॉर्म। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म का सुपर टेक्निकल डाटा को यूटिलाइज करके आप प्रॉफिट तो नहीं कमा सकते हैं, लेकिन इनसाइडर इंफॉर्मेशन को लेके प्रॉफिट कमाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म की जैसे इनसाइडर इंफॉर्मेशन को यूज करके, या टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके, या फंडामेंटल एनालिसिस को यूज करके, फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है, सब कुछ यूटिलाइज करके आप कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहा जाता है। तो दो टाइप का एनालिसिस होता है, एक तो टेक्निकल एनालिसिस, पास के डाटा को यूज करके हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, बैलेंस शीट, एसेट्स की वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, सारी को देख के जब हम प्रॉफिट कमाते हैं, उसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। दैट इज जस्ट फंडामेंटल एनालिसिस करके हम प्रॉफिट अगर कमा सकते हैं तो उसको सेमी स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म किसे कहते हैं, इंटरनल इंफॉर्मेशन को, इनसाइडर इंफॉर्मेशन को भी आप पता करके कुछ नहीं कमा सकते हैं, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इफिशिएंट मार्केट होता है। तो इसमें डायरेक्टर इंटरनल था, फिर भी वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता, सुपर प्रॉफिट, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इफिशिएंट मार्केट कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस क्या है देखिएगा। यान लिमिटेड हैज अ बीटा, बीटा आपके पास कितनी है, 0.8 विथ BSE 300, बीटा आपके पास कितनी है, 0.8 BSE के साथ है। ईच BSE 300 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज 100 यूनिट्स। वन कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास कितनी यूनिट है, 100 यूनिट्स। वन कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास कितनी यूनिट है, 100 यूनिट्स है। एंटिसिपेट द बेयरिश मार्केट, बेयरिश मार्केट है, बेयरिश मीन्स मार्केट इज गोइंग टू बी डाउन फॉर द नेक्स्ट 3 months एंड द गॉन शॉर्ट, आप शॉर्ट करने जा रहे हैं शेयर्स ऑफ 2500 शेयर। आप कितने शेयर्स को शॉर्ट करने जा रहे हैं, 2500 शेयर इन स्पॉट मार्केट। ये ट्रेडेड इन ₹100, अभी उनकी इस प्राइस में शेयर हो रहा है। 3 month फ्यूचर इज एट 3 month फ्यूचर इस प्राइस पे कोट हो रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ BSE 300 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कितना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, टू बी टेकन बाई बिनुआ इफ द ही वांट टू हेज द नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, आपको कितना होगा, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इसका होता है हेज रेशियो, हेज रेशियो इनटू नंबर ऑफ यूनिट हेज। दूसरा एक होता है नंबर ऑफ यूनिट हेज, हेज परसेंटेज होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन कॉन्ट्रैक्ट, ये फॉर्मूला होता है।
अब इसमें देखिएगा हेज रेशियो जो बीटा होता है उसको कहते हैं, यहाँ पे 1 यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड टू हेज, कितनी यूनिट हेज करनी है, 25,000 शेयर्स। हेज परसेंटेज कितनी है, हेज परसेंटेज 125%। अब आपका नंबर ऑफ कंट्रैक्ट कितना होगा, नंबर ऑफ फ्यूचर कंट्रैक्ट, हेज रेशियो 0.8 इंटू नंबर ऑफ यूनिट हेज 25,000, ये 1.125%। $250 कंट्रैक्ट हो जाएगा, 250 कंट्रैक्ट, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बाइंग, देखिए बाइंग एंड सेलिंग अ कॉल एंड पुट with the same strike price, same expiry date is called, that is called straddle. Straddle is a strategy of option in which one person buy one call option and one put option having same exercise price and same due date is said to be a straddle. A straddle is a strategy of option contract in which a person buy one call option and one put option having same exercise price and due date। इसी के साथ स्ट्रडल होता है। स्ट्रडल में आपको क्या होता है कि एक्सरसाइज प्राइस अलग होता है, ड्यू डेट आपका सेम होता है। ठीक है, ये ऑप्शन क्यों लिया जाता है, जब डायरेक्शन ऑफ प्राइस मूवमेंट इज नॉट नोन, उसको कहते हैं स्ट्रडल। अब देखिए यहाँ पे व्हेन द ट्रेडर दिस 01/03/2023 the stock price of Rolex Limited 250, it rises to 260। आपको 250 था, यहाँ पे 260 हो गया, तो चेंज प्राइसेस में कितना आया, चेंज प्राइसेस में 60 रुपया हुआ, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। कॉल ऑप्शन रोलेक्स लिमिटेड स्टार्टेड, ये मार्केट प्राइस पर शेयर हो गया। कॉल ऑप्शन प्रीमियम, प्रीमियम में मूवमेंट कितना हो रहा है, ₹25 टू ₹29, तो यहाँ पे चेंज कितना हो गया, ₹4 हो गया। द डेल्टा, डेल्टा ऑफ कॉल ऑप्शन ऑफ रोलेक्स, डेल्टा, तो डेल्टा का फॉर्मूला होता है डेल्टा चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम ड्यू टू चेंज ऑफ मार्केट, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम ड्यू टू चेंज ऑफ मार्केट। तो ऑप्शन प्रीमियम में चेंज हमारे पास 4 हुई है और मार्केट में चेंजेज आपका 10 है,
तो कितना होगा 0.40, ये आपका डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज डेल्टा, ग्रीक वर्ड है। अब देखिए स्लोप ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट लाइन डिनोट्स। अब देखिए सिक्योरिटी मार्केट लाइन एक को होता क्या है, ये बीटा होता है और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, रिस्क फ्री बीटा आर ए माइनस आर ए, ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन होता है। तो यहाँ पे स्लोप जो होता है, स्लोप आर ए माइनस आर एम को स्लोप कहा जाता है। मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम को हम स्लोप कहते हैं। यहाँ पे रिस्क फ्री बीटा, ये पॉइंट होता है। तो मार्केट रिस्क प्रीमियम को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, दैट इज। तो यहाँ पे बीटा ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट वोलेटिलिटी द इन्फ्लुएंस ऑफ द अनसिस्टमेटिक रिस्क, तो ये आपका आंसर हो जाएगा रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम मार्केट दैट इज द स्लोप, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्लोप ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट लाइन रिप्रेजेंट द मार्केट रिस्क प्रीमियम दैट इज द एक्सेस ऑफ रिटर्न ओवर द मार्केट रिटर्न, एक्सेस ऑफ रिटर्न over market return. The market risk premium compensate for the additional systematic risk associated with this. ये आपका सिक्योरिटी मार्केट लाइन का होता है स्लोप। अब देखिए which of the following is the benefit of unified payment interface? तो यूपीआई का क्या होता है, राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, ईच एंड एवरी मोमेंट आपका पैसा ट्रांसफर हम कर सकते हैं, इसको कहते हैं यूपीआई। ठीक है ना। यूनिफाइड पेमेंट इज द सिस्टम दैट पावर्स मल्टीप्लाई बैंक अकाउंट्स इनटू द सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है ना, ये ईच एंड एवरी मोमेंट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन अ पोर्टर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, पोर्टर्स विच of the following is not considered as a entry barrier. Entry barrier देखिए क्या होता है कि ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है पोर्टर्स थ्योरी। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम इजीली इंटर कर सकते हैं और किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम इजीली इंटर नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यदि मान लिया जाए बहुत सारा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जैसे एरोप्लेन या केमिकल इंडस्ट्रीज, तो या आपको शुगर इंडस्ट्रीज, इसमें बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ इंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा हो, ज़्यादा हो, तो उसमें इंटर करना मुश्किल हो जाता है। कैपिटल स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो तो उसमें इंटर करना बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाएगा। लेकिन लो वैल्यू एडिशन होगा, छोटा सा दुकान आप रखें, थोड़ा सा वैल्यू आपने ऐड कर दिया, नए आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो उस टाइप के बिजनेस में क्या होता है, इंटर करना आसान होता है। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा है, पोर्टर्स स्ट्रक्चर एनालिसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए एंट्री बैरियर, नॉट कंसीडर्ड, एंट्री बैरियर नहीं होनी चाहिए। तो भाई आपका लो वैल्यू एडिशन जब होगा, किसी भी प्रोडक्ट में थोड़ी सी एडिशन कर देंगे तो आप नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो वो क्या हो जाए, एंट्री करना आसान होता है। लो वैल्यू एडिशन ये होता है, मैंने आपकी वैल्यू थोड़ा सा ऐड करके हम इंटर कर सकते हैं, तो ये आपका आसान होता है। नॉट कंसीडर एंट्री बैरियर, इसमें आपको एंट्री बैरियर ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल एसेट्स। नॉट अ डिजिटल एसेट्स का मतलब होता है कि भाई ऐसी एसेट्स जो आपको कंप्यूटराइज से या इंटरनेट से नहीं हो, उसको कहते हैं डिजिटल एसेट्स। तो कौन सा है, वेबसाइट आपको क्या आता है, इंटरनेट से चलता है। स्टेबल कॉइन, ये बिटकॉइन लाइक, तो बिटकॉइन ये सारे क्या होता है, इंटरनेट की यूज करके चलता है। फिनटेक ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं होगा,
डिजिटल प्रिंटिंग जो है वो एक एसेट्स है। अब वो एसेट्स क्या है, इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है डिजिटल प्रिंटिंग के लिए, तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल प्रिंटिंग होगा। रिमेनिंग सबके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, अब वो दैट्स वाई दैट इज द डिजिटल एसेट्स, बाकी सारे हैं। और डिजिटल प्रिंटिंग क्या है, आपका डिजिटल एसेट्स नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द 90 days इंटरेस्ट रेट इज दिस एंड यूएसए 90 days इंटरेस्ट रेट। डॉलर इंटरेस्ट रेट कितनी है यहाँ पे 1.85%, और यूके इंटरेस्ट रेट पाउंड में कितनी है 1.35%। करंट एक्सचेंज रेट कितनी है, स्पॉट रेट आपके पास है पाउंड 1 इक्वल टू डॉलर 1.60। 90 days फॉरवर्ड रेट, 90 days फॉरवर्ड रेट अपन स्पॉट रेट 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, जो नंबर ऑफ यूनिट में है डॉलर, तो यहाँ पे डॉलर हो जाएगा, यहाँ पे पाउंड हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट 1.60, 1 प्लस 0.0185, 1 प्लस 0.0135, तो 90 days फॉरवर्ड रेट पाउंड 1 इक्वल टू डॉलर 1.0185, 1.0135 इंटू 1.60। अब आपको यहाँ पे देखिए 1.0185 डिवाइड 1.0135 इंटू 1.6, तो ये हो जाएगा 1.6078, 1.607893, ये हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, अब चलिए ये देखिए, इन्होंने कहा, देखिए जोन्स इन्वेस्ट शेयर ट्रेडेड इन अ स्टॉक मार्केट, द स्टैंडर्ड डेविएशन of shares in a market, a standard deviation of a stock 6%, a standard deviation of market 4%, is the coefficient of correlation security and market that equal to 0.8, what will be the beta? तो बीटा आपका क्या होता है, coefficient of correlation security and market, standard deviation of security standard deviation of market होता है। तो ये 0.80 और 0.6% है और ये 4% है, तो क्या हो जाएगा आपका 0.8 इंटू 6 डिवाइड 4, तो 1.20 हो जाएगा, 1.20, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखिए लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, रिच लिमिटेड विशेष टू अर्न अ रियल रेट 10%, रियल रेट आपके पास कितनी है 10% है। When the inflation recorded 7%, इन्फ्लेशन रेट कितनी है 7% है। What is the normal rate, नॉर्मल रेट में नॉमिनल रेट, तो 1 प्लस नॉमिनल रेट 1 प्लस रियल रेट 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, 1 प्लस 0.10, 1 प्लस 0.07, तो नॉमिनल रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.177 माइनस 1 0.177 17.70, तो ये आपका नॉमिनल रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन था वो सारे कंप्लीट किया।
नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।